अस्सलाम वालेकुम। सिंपल हार्मोनिक मोशन एप्लीकेशंस के सिलसिले में लास्ट एप्लीकेशन फिज़िकल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी रिजिड बॉडी को अगर आप पिवोट करके ऑसिलेट करवा दें, मिसाल के तौर पर डायग्राम आपको नज़र आ रही है राइट साइड पर, स्पोर्ट जहाँ लिखा हुआ है ये वाली, इसमें आप देख सकते हैं एक मीटर रॉड लटका हुआ है और उसको यहाँ पे हमने पिवट किया हुआ है इस जगह पर ओ के पॉइंट के ऊपर, और ये रोटेट कर रहा है इस प्लेन के अंदर, इस वर्टिकल प्लेन में राइट और लेफ़्ट रोटेट कर रहा है। ये फिज़िकल पेंडुलम है। इसको हम पिवट पॉइंट यहाँ भी कर सकते हैं, रिवर्स करके लटका सकते हैं। ये इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फिलहाल, चूँकि रेगुलर बॉडी में दोनों सेम होते हैं। अब ये जो पेंडुलम है, चूँकि ये इधर से भी सस्पेंड किया जा सकता है और रोटेट करवाया जा सकता है। यहाँ से आप रोटेट करवा रहे हैं, यहाँ से इसको रोटेट करवा लें, यहाँ से करवा लें, यहाँ से करवा लें या यहाँ से करवा लें। इसलिए इसको हम बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम या फिज़िकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम से ये इस तरह से मुख्तलिफ होता है कि साथ वाली डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक बॉब है जो एक इनएक्सटेंसिबल, फ्लेक्सिबल और वेटलेस स्ट्रिंग के साथ सस्पेंडेड है। ये सिर्फ एक तरफ से सस्पेंड हो सकता है, इस तरफ से, इधर से सस्पेंड नहीं करवा सकते जिधर बॉब है। जबकि ये साथ वाला पेंडुलम जो कंपाउंड पेंडुलम कहलाता है या फिजिकल कहलाता है, ये ऑन आइदर साइड्स से आप इसको सस्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये पॉइंट ओ है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये भी ओ प्राइम कहलाएगा। अगर इस पॉइंट को आप ए का नाम देते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये ए प्राइम का रहेगा। इनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास सेम है, तो जिस तरह की ऑसिलेशन ये ओ पॉइंट से देगा वैसे ही ऑसिलेशन ओ प्राइम से, जिस तरह की ऑसिलेशन ए पॉइंट से देगा वैसे ही ऑसिलेशन ए प्राइम से देगा। तो ये था हमारा यहाँ इसका तारुफ फिज़िकल पेंडुलम का। हमने एक इर्रेगुलर शेप की रिजिड बॉडी ली है। इर्रेगुलर शेप जनरलाइज केस के हवाले से ये आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में। दिस इज़, ये इसका पिवोट पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है जिसके ऊपर इसका इस वक्त वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जब ये पिवट पॉइंट है, थोड़ा सा इसको हमने क्या किया, इस जगह ले आके यहाँ ले गए थोड़ा सा, यानी मेन पोजीशन से हटा दिया है, और यहाँ जाके जब इसे छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा अपने वेट के कंपोनेंट की वजह से, और इस तरह से इस प्लेन के अंदर ऑसिलेट करेगा राइट लेफ़्ट, लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट, ऑसिलेशन शुरू कर देगा और ये कहलाएगा फिज़िकल पेंडुलम। अब हमने इसका टाइम पीरियड वगैरह की इक्वेशंस निकालनी है, जिस तरह पीछे हमने पेंडुलम्स में किया था। चूँकि ये रोटेट कर रहा है, ऑसिलेट करते हुए पॉइंट पी के गिर्द रोटेट कर रहा है एक मखसूस एंगल थीटा में। ये एंगल थीटा हमने यहाँ शो किया हुआ है, सिंप्लिसिटी के लिए हमने स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं। तो रोटेट कर रहा है, रोटेट करते हुए इसके अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो रेस्टोरिंग टॉर्क की वजह से पैदा हो रहा है, और रोटेशनल में रेस्टोरिंग टॉर्क टॉर्शनल टॉर्क होता है। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं तो इसके ऊपर जो मेन टॉर्क एक्ट कर रहा है वो कैसे हम मालूम करेंगे। चूँकि ये अपने इसका जो इसके वो जो फोर्स लग रही है जो इसको रोटेट करवा रही है वो इसका ये वेट वेक्टर है, और इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे मोमेंट आर्म कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के दरमियान में ये है डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा मोमेंट आर्म है, फोर्स एम जी है। आपने डी साइन थीटा को एम जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका टॉर्क आ गया। और याद रखिएगा स्मॉल एंगल के लिए हम ये साइन थीटा को, इस पोर्शन को इक्विवेलेंट ले लेंगे थीटा के फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए, ठीक है। आगे देखिए, ये हमने स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा को, साइन थीटा को थीटा में शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। टॉर्शनल टॉर्क जिसे पहले में पढ़ा था माइनस कैपा थीटा होगा। यहाँ से अगर हम इसको एक दूसरे को कंपेयर करें तो कैपा का जवाब इस केस में एम जी डी के बराबर आएगा। चूँकि टॉर्शनल जो टॉर्क हम टॉर्शनल ऑसिलेटर पीछे करके आ चुके हैं, उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था टाइम पीरियड का, ये वाला, और ये फार्मूला याद करना कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल मास स्प्रिंग सिस्टम का फार्मूला अगर आपको याद हो तो एम ओवर के होता था, एम की जगह रोटेशनल मोशन चूँकि इन्वॉल्व हो गई थी तो कैपिटल आई आ गया और नीचे कैपा आ गया था। अब कैपा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये लिखी है एम जी डी,
तो हम यहाँ पे एम जी डी जब पुटअप कर देंगे तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया फॉर फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम के लिए। अगर मैं स्केयरिंग बोथ साइड करके कैपिटल आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास जो फॉर्मूला या रिलेशन आएगा वो ये होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब है अगर हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ मालूम हो, लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड। आप कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, बाकी चीज़ें आपको मालूम ही होंगी, सारे आम कांस्टेंट्स हैं, डी डिस्टेंस, जी 9.8, मास ऑफ द बॉडी, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात याद रखिएगा, इस फिजिकल पेंडुलम को लॉन्ग वायर से बांधकर सस्पेंड कर दूंगा तो ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम। यानी ये जी, तो अब मैं इसको जब रोटेट करूंगा तो ये जो फिजिकल पेंडुलम है ये इस प्लेन में क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा और ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम। ये बात साबित करने के लिए मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, ये देखें, ये आपके पास फॉर्मूला था ऊपर, अभी आप पढ़ के आए हैं T = 2 पाई √I/mgd, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। अब आप क्या करने लगे हैं, I की वैल्यू होती है mr², ये आपने पढ़ा हुआ है, r डिस्टेंस होता है, कहाँ से कहाँ तक का होता है, जिस मास, जो आपका मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा होता है, मास का डिस्टेंस पॉइंट आपका जब रोटेट कर रहा होता है वहाँ तक का डिस्टेंस होता है, जिस पॉइंट की बॉडी रोटेट कर रही होती है वो डिस्टेंस है। अब यहाँ है वो हमने शो किया हुआ है डी के साथ, आर को डी के साथ, डी को हम स्मॉल एल से शो कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा ml², ml²। इसको आप यहाँ पुटअप कर दें कैपिटल आई की जगह पर और डी को भी एल से रिप्लेस कर दें, ये l² से कैंसिल होगा, ठीक है जी, m से कैंसिल होगा, तो ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला बन गया। ये बात शो करता है कि आपका कंपाउंड पेंडुलम बिहेव करता है जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं अब कंपाउंड पेंडुलम का। टॉपिक तो आपका यहाँ तक आके तकरीबन मुकम्मल हो जाता है इस जगह पर, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं आर्टिकल को, जिसे कहते हैं ना हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर, कि अगर पेपर में आ जाए तो हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा इन चीज़ों का, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ टाइम पीरियड तक ये आर्टिकल एक लिहाज से CSS के लिहाज से देखा जाए तो मुकम्मल हो जाता है। एनीवे, एक दो बातें आपसे मैं फिर भी शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो ये पूरा पेंडुलम है, इसका जो मास है वो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा है, मिसाल के तौर पर, मतलब क्या इस बात का, ये डायग्राम देखें ये वाली, अगर सारा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है तो ये पेंडुलम इस तरह ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, जैसा ये पॉइंट मास आपको जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये अगरचे, और ये वो रॉड है पूरी, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम है, इसको मैं रॉड फ़र्ज़ कर लेता हूँ, जैसा ये पूरा मास है, इसका पूरा मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा है, पूरा मास, बाकी जो हिस्सा नज़र आ रहा है आपको उसका मास इतना नहीं है, ज़्यादातर मास यहीं पे फिक्स है, फ़र्ज़ कर लें, ठीक। इस सूरत में फॉर्मूले का जो शेप है वो क्या बनेगी, वापस आएँ, ये आपके पास जनरल फार्मूला सिंपल पेंडुलम का, दिस वन, इसको आप कंपेयर करें फॉर्मूला से, टाइम पीरियड के फॉर्मूले से ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। जी को अपनी जगह पर रखते हुए, ये स्मॉल जी को, इसको अपनी जगह पर रखते हुए इसको आप शेप में कन्वर्ट कर दें, इस शेप में I/md की शक्ल में। अगर इसको मैं कॉरस्पॉन्डिंग लेता हूँ लेंथ के यहाँ पर जैसा लिया हुआ है, तो इसका मतलब है आपका जो पेंडुलम है ना वो एक सिंपल पेंडुलम टाइप बिहेव करता है, जिसकी लेंथ उस पॉइंट L = I/md के बराबर है। अब ये कौन सा, ये उस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम पिवट या पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन से, जिसके ऊपर पूरा मास क्या कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक। इस डिस्टेंस को अगर आप चाहें तो रेडियस ऑफ गायरेशन से भी शो कर सकते हैं, कैपिटल I को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं mk² + md²,
एम डी स्केयर का जो पोर्शन है इसमें, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला ही है। एम के स्केयर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही का पोर्शन है, लेकिन इसमें जो के है ना, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है। अब सवाल उठता है ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। इस फैक्टर को आप मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है के रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन आप यूँ समझ लें एक इमेजिनरी डिस्टेंस है, जिस तरह के आपका एक पॉइंट किसी पॉइंट के गिर्द रोटेट करता है। पॉइंट मैस का जो मैस है और जिस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा है उनके दरमियान डिस्टेंस आर है, तो एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है। इसी तरह से एक ऐसा पॉइंट और पॉइंट बॉडी के अंदर जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन के हो, और वो जो बॉडी के अंदर दूसरा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस के है, वो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करता है जो पहला पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है, ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस डिस्टेंस को उस इमेजिनरी डिस्टेंस को जो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करेगा, सेम का मतलब एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सेम, तो उस इमेजिनरी डिस्टेंस को ऑफ अ पॉइंट हम रेडियस ऑफ गायरेशन का नाम दे देते हैं। डेफिनेशन ये साइट पे लिखी हुई है, मैं आपको ज़रा पढ़ा देता हूँ यहाँ से। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज समटाइम रिप्रेजेंटेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, आपकी जो डेफिनेशन इसकी लिखी जा रही है वो यहाँ पे है कि द रेडियस ऑफ गायरेशन को हम डिफाइन करते हैं एज इमेजिनरी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्राइड at which area of cross section is imagined to be focused at a point in order to obtain same moment of inertia। और केस इसको शो करते हैं। जब आप इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का, वो के ज़रिए वैसे या इस पॉइंट का जो रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फार्मूला ये होगा एम के स्क्वायर, और के का फार्मूला अंडर रूट एल ओवर एम आएगा। ये जी आपका फार्मूला है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक आप इसको तैयार कर लीजिए आर्टिकल को। अगर आप चाहते हैं, ये आपको बात नहीं पता लगती कि ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो ऑब्वियसली आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप ये करते फिरें। आपके लिए आर्टिकल CSS के हवाले से ये आर्टिकल यहाँ तक एनफ है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का होगा इंशाल्लाह ताला। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।